हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वीडियो नंबर 6। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या है। वीडियो नंबर 6 जो वोकैब का है, इसमें मैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ उन पे फोकस करूँगा, क्योंकि ये भी एक तरह का वोकैब ही होता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी एक तरह का वोकैब होता है। हम इनको सेंटेंसेस में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। बाद में हम एक पैराग्राफ भी करेंगे। ये हैं आज के मेरे इडियम्स एंड फ्रेजेस। feather one's own nest, turn turtle, grease one's palm, pull a fast one, play fast and loose, clip one's wings, put a spoke in one's wheel, nip in the bud, a man of letters, leave no stone unturned। इनको मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि ये बिल्कुल आपके दिमाग पे छप जाए, आप इनको कभी इनकी गलतियां ना करें। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस का अभ्यास भी है और उसके बाद उनका मीनिंग है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है, दीप्ति इज मच मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल देन फेदरिंग हर और नेस्ट। दीप्ति कोई लड़की है, वो दूसरों के लिए चीज़ें करने में ज़्यादा विश्वास रखती है बजाय फेदरिंग हर ऑन नेस्ट। इसका क्या मतलब है, तो आपको गैस करना होता है। और जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो आपको लग सकता है हाँ ये भी लग रहा है वो भी लग रहा है। इसीलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑप्शंस में मान लो गैप बहुत ज़्यादा होता तो फिर आप आसानी से कर पाते, लेकिन 19-20 का फ़र्क होता है, बहुत कम फ़र्क होता है, इसलिए आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फैदरिंग हर रोनेस का क्या मतलब होता है। इमेजिन करिए कि कोई पक्षी का घोंसला है, और पक्षी का जो घोंसला होता है उसमें पक्षी, फैदर मतलब क्या होता है, फैदर मतलब होता है पंख। तो पक्षी कुछ टूटे पुराने जो पंख पड़े रहते हैं उनको अपने घोंसले में लेके आ रहा है और चारों तरफ लगा रहा है। तो जो पक्षी है वो चारों तरफ अपने घोंसले में पंख लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? जिससे वो घोंसला जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी आरामदायक वो हो जाए। तो फैदरिंग हर ओन नेस्ट का मतलब ये होता है धन कमाना। लेकिन ये फैदरिंग हर ओन नेस्ट जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी बेईमानी से धन कमाना। जब आप बेईमानी से धन कमाते हैं या आप किसी भी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए करते हैं, तो उसे कहते हैं फैदरिंग हर ओन नेस्ट। सिर्फ अपने से मतलब रखना, अपने लिए धन कमाना, ज़्यादातर बेईमानी से धन कमाना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। एक इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर तरीका नहीं है, उससे धन कमाना, यानी फैदर योर ओन नेस्ट। जैसे कई बार बोलते हैं, माई बॉस हैज़ अ हैबिट ऑफ फैदरिंग हिज ओन नेस्ट, यानी मेरे जो बॉस हैं उनकी आदत है वो बस अपने ही फैदर्स हिज ओन नेस्ट। या द स्पाई, जो स्पाई था, ही यूज द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू फैदर हिज ओन नेस्ट। एक जो जासूस था उसके हाथ कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लग गई थी। क्लासिफाइड मतलब होता है कोई गुप्त इंफॉर्मेशन, जिसको गुप्त रखा जाना चाहिए। क्लासिफाइड जो गुप्त होती है, जो सब एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक जो जासूस है उसके पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, उसको वो दे देनी चाहिए थी अपने देश को, लेकिन उसने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने धन कमाने के लिए किया, यानी ही feathered his own nest। तो क्लियर है ये एकदम। फेदर, आप जब भी ये पढ़ें तो आपको एक पक्षी याद आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्लोज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, वर्क हार्ड फॉर वन सेल्फ। यानी आप ये भी सोच सकते थे, अगर आपको ये नहीं पता होता इसका क्या मीनिंग है, तो आप कंफ्यूज होते ऑप्शन ए, बी और डी में भी। जैसे फॉर एग्जांपल, दीप्ति जो है वो दूसरों के लिए कार्य करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहती है, यानी परोपकारी है, दूसरों का ख्याल रखती है, दूसरों के लिए काफ़ी करती है, लेकिन वो देन फेदरिंग हर ओननेस, तो आपको लगता है लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं करती। तो वर्क हार्ड फॉर वन सेल्फ, यानी वो अपने लिए मेहनत नहीं करती। तो आप ऑप्शन ए भी सोच सकते थे। या ऑप्शन डी देखिए, टू गेट वन सेल्फ ऑल काइंड ऑफ लग्जरी, बहुत ज़्यादा लग्जरी, महंगी चीज़ें खरीदना। तो हो सकता है आपको लगता है कि डी ये भी हो सकता है। नहीं, व्यक्ति एक बार धन कमाए, फिर धन उसके ऊपर है वो क्या करता है उसके साथ। लेकिन उसने बेईमानी से धन कमाया, अब वो लग्जरी चीज़ें खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो हमारा मतलब नहीं है, या वो धन के साथ क्या करता है। हो सकता है उस धन को जला दे, हो सकता है किसी को दे दे, या दूसरे ऐशो और आराम पे खर्च कर दे। तो इसका मतलब होता है फैदरिंग ऑन नेस्ट का एक अयोग्य तरीके से, एक बेईमानी से धन कमाना। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। द कैटरीना स्टॉर्म वॉज सो बैड दैट मैनी कार्स एंड हाउसेज टर्न टर्टल इन इट्स वेक। बहुत ही खूबसूरत ये इडियम है जिसको बोलते हैं टर्न टर्टल। जब कोई चीज़ टर्न टर्टल होती है मतलब क्या है? देखो, टर्टल मतलब होता है कछुआ, और कछुआ जो है अगर आप उसको देखेंगे तो कछुए के ऊपर एक ये हुड होता है, ठीक है, कछुए की ये जो ढाल होती है। और कहते हैं कि आप इस पे अगर कदम भी रख देंगे तो कुछ नहीं होगा, आप इसको चाकू या तलवार से भी नहीं काट सकते, इतना मजबूत होता है कछुए का जो ये ऊपर
हुड होता है, जो ये ऊपर छत होती है, इसमें वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस करता है। लेकिन कहते हैं कछुए को मारने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसे पलट दो। तो अगर आपने मान लो कछुए को उल्टा पलट दिया तो वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, वो फिर किसी भी खतरे को सह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी हुड नीचे आ गई है और जो उसका संवेदनशील जो सॉफ्ट पार्ट है, जो मुलायम पार्ट है, वो ऊपर हो गया है। तो अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो कैटरीना नाम का जो चक्रवात आया, जो स्टॉर्म आया, तूफान आया, वो इतना ख़राब था, इट वॉज सो बैड कि बहुत सारी गाड़ियाँ और जो घर थे वो क्या हो गए? टर्न टर्टल। टर्न टर्टल मतलब यानी एक तरह से वो पलट गए। अब घर कोई पलटेगा तो नहीं, कहने का मतलब जो घर है वो क्या हो गए? अपसाइड डाउन। ठीक है, अपसाइड डाउन। एक तरह से कोई चीज़ खराब हो जाना, कोई चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना, डैमेज हो जाना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचना, वो उसको बोलेंगे टर्न टर्टल। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आंसर होगा टू टर्न थिंग्स अपसाइड डाउन। यहाँ पे देखिए दोनों मैंने अच्छे से समझाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेदर वंस ओन नेस्ट, मतलब धनी होना, लेकिन यूजुअली नेगेटिव तरीके से। और आप अनफेयर काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं, ऑनेस्ट नहीं है, वो डिसऑनेस्ट होता है। तो आप एक तरह से यू आर फेदरिंग योर ओन नेस्ट। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, इट इज़ सीन दैट इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज दैट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस यूज देयर पोजिशन टू फेदर देयर ओन नेस्ट। ऐसा देखा जाता है विकासशील देशों में कि जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने पद का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं टू फेदर देयर ओन नेस्ट। और टर्न टर्टल मतलब उलट जाना, यानी टू टर्न समथिंग अपसाइड डाउन। अब यहाँ पे एक और भी दिया है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब क्या होता है? कैप्साइज वर्ड हम सिर्फ एक ही सूरत में यूज करते हैं और वो हम करते हैं नाव का पलट जाना। तो नाव जब पलट जाती है तो नाव डूब जाती है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना। और एक वर्ड और होता है डूबने के लिए जिसको ड्राउन कहा जाता है। ठीक है, टू ड्राउन मतलब भी डूबना। लेकिन ड्राउन शब्द हम यूज करते हैं जीवित चीज़ों के लिए। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति डूब गया, पानी में डूब गया, तो आप क्या बोलोगे कि पर्सन ड्राउन हो गया कि सिंक हो गया? तो पर्सन ड्राउन हो गया। ठीक है, ड्राउनिंग इन द पूल। तो जब व्यक्ति डूबता है तो हम बोलते हैं ड्राउन कर गया वो पूल में। और जब जहाज डूब जाता है तो हम क्या बोलेंगे? जहाज सिंक कर गया। नाव पलट गई मतलब नाव क्या हो गई? कैप्साइज। कई बार होता है नाव पलट जाती है तो उसको बोलते हैं कैप्साइज, यानी वही टर्न टर्टल। जैसे वो कछुए को आपने अगर उल्टा पलट दिया तो वो एक तरह से खत्म हो जाएगा, उसी तरह से नाव अगर डूब गई तो आप कह सकते हैं नाव कैप्साइज हो गई। क्लियर? तो ये दोनों अब आपको एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। क्योंकि हम पक्षी की बात कर रहे थे तो पक्षी से मिलते जुलते दो इडियम्स और हैं जो मेरे को लगा यहीं पे बता दूं आपको। वैसे मैं आगे भी कवर करूंगा डिटेल में किसी और वीडियो में, लेकिन बता देता हूं। एक होता है हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट क्या मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी डिस्प्यूट, देखिए कई चीज़ें ऐसी होंगी आप उनके बारे में बोलेंगे तो आपकी लड़ाई होगी ही होगी, डिस्प्यूट होगी ही होगी, आप सबको खुश नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिजर्वेशन के बारे में बोलेंगे, अब सीधी सी बात है, या तो आप पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे, आप कुछ भी बोलिए आपके दुश्मन बनेंगे। ठीक है लोग, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा मुद्दा है जिसको कहते हैं अगर आपने इसको छू दिया तो ये आप एक तरह से स्टर कर रहे हो हॉर्नेट्स नेस्ट। मतलब हॉर्नेट एक वो होता है, एक पक्षी होता है। कहने का मतलब ये होता है जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखो। अब आपने अगर मधुमक्खी का छत्ता है किसी पेड़ पे, मान लो ये कोई पेड़ है और आपने ये कोई मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा है, आप इसको बस हल्का सा छेड़ दो, फिर देखो क्या होता है। वही होता है, उसी को बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। यानी कि एक तरह से कोई ऐसी सिचुएशन, कोई बहुत ही वायलेंट सिचुएशन हो या हिंसक परिस्थिति हो या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत लोगों को नाराज कर सकती है और आपने उसको छेड़ दिया, तो क्या होगा? एकदम से पूरा जैसे होता है ना आसमान टूट पड़े, जैसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता टूट पड़ेगा, वो सिचुएशन हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने बॉस से उनके खर्चों का हिसाब मांग लिया। बस फिर क्या था, फिर वो इट स्टेड अ हॉर्नेट्स नेस्ट। मान लो कोई ईमानदार कर्मचारी है, उसने अपना जो इमीडिएट बॉस है चेयरमैन से जाके कुछ कह दिया, तो वो इट स्टेड अ हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी कि एक वो हॉर्नेट्स नेस्ट जैसे स्टेड कर दिया हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेबल है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा जिसको लेके विरोधाभास है, जिसको लेके विरोध हो सकता है, आपने उसको छेड़ दिया, उसको बोलते हैं टू स्टर। स्टर मतलब होता है, वैसे तो स्टर का मतलब होता है मिलाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गिलास में पानी लेते हो, उसमें आप चीनी डालते हो, तो फिर आप उसको क्या करते हो? स्टर। स्टर मतलब उसको मिलाना, उसको हिलाना। ठीक है, चम्मच को। तो लेकिन यहाँ पे स्टर करना मतलब आपने एक तरह से शांत चीज़ थी और उसको स्टर कर दिया। तो पानी अच्छा भला शांत था, आपने वो अपनी चम्मच घुमा दी, स्टर कर दिया, तो आपने हॉर्नेट्स नेस्ट को स्टर कर दिया, यानी कि एक एक्शन उसमें आपने कर दिया। तो अगला है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर।
यानी कहने का मतलब है वो लोग जिनके जो एक जैसे हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरा भाई, यानी कि दो चोर आपस में अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसी तरह से दो नेता, यानी कि इसके लिए हिंदी में एक वर्ड होता है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो एक ही तरह का इंटरेस्ट रखते हैं वो एक साथ रहते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक बार एक लड़का कॉलेज में गया, वहाँ पे कॉलेज में 10 लड़के थे, उसकी क्लास में 5 लड़के शराब पीते थे और 5 लड़के शराब नहीं पीते थे। तो ये 5 शराब पीने वालों का अलग ग्रुप बन गया, और जो ये बाकी 5 शराब पीने जो नहीं पीते थे उनका अलग ग्रुप बन गया। तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी आपके जो इंटरेस्ट होते हैं आप उनके हिसाब से ही अपनी मैत्री करते हैं, अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो मेरे को लगा ये मेरे को दो यहीं बता देने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, How are you going to get us a table without reservation? Don't worry, I greased the palm of the hostess and she promised me a table in no time. अब यहाँ पे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा रिजर्वेशन भी नहीं था फिर भी तुम्हें टेबल कैसे मिल गया। मान लो किसी हो सकता है किसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है, होटल की बात हो रही है, भाई आपको कैसे रिजर्वेशन मिल गया इस होटल में, हमारा तो टेबल बुक भी नहीं था। तो वो कहती है डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, आई ग्रीज द पाम ऑफ द हॉस्टेस। जो हॉस्टेस है यहाँ पे यानी कि जो वेटर है जो सर्व कर रही है, मैंने उसके पाम को ग्रीज कर दिया और उसने मुझे अब प्रॉमिस करा है कि वो मुझे टेबल दे देगी तुरंत। क्या करा, यानी एक तरह से आपने क्या किया, आपने उसको ब्राइब करा, रिश्वत दी, ठीक है ना। ग्रीज द पाम, जैसे कहते हैं ना भाई हाथ में खुजली हो रही है आज, तो खुजली क्या हो रही है भाई, पैसा आने वाला है कहीं से। एक तरह से कहने का मतलब है आप वो रिश्वत जो है, रिश्वत बीच में आ गई है, ठीक है ना। वो पैसा मतलब मेरे जेब गरम कर दी। तो जेब गरम करने को वो हिंदी में बोलते हैं इसको जेब गरम करना, कि मैंने भाई अफसर की जेब गरम कर दी और उसने मेरा काम कर दिया। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भाई आपको टेबल कैसे मिल गई रिजर्वेशन के बिना, भाई मैंने ग्रीज द पाम। तो ग्रीज द पाम मतलब होता है टू ब्राइब समवन, टू ब्राइब समवन। और यहाँ पे अगला है, यू हैव पेड टू मच फॉर दिस शर्ट, आई थिंक द शॉपकीपर पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू। देखो वो कह रही है कि आपने इस शर्ट खरीदी, आपने कोई शर्ट खरीदी, उसके बहुत ज़्यादा दाम दे दिए, बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए। मेरे को लग नहीं था ये शर्ट इतने की थी। मान लो कोई शर्ट खरीद के लाया, मैंने कहा भाई ये शर्ट कितने की है, बोला 1000 रुपये की है। मैंने कहा ये तो 100 रुपये की होनी चाहिए, और आपने 1000 रुपये दिए हैं। यानी कि शॉपकीपर ने क्या किया, आपको धूर्त बना दिया, यानी कि आपको ट्रिक कर दिया। आप धूर्त था वो, मतलब आपके साथ धूर्तता करी, ट्रिक, आपको ट्रिक कर दिया, ठीक है ना। तो ही पुल्ड अ फास्ट वन टू यू, फास्ट वन ऑन यू, मतलब अगर आप किसी के ऊपर पुल करते हैं फास्ट वन, इसका मतलब आप उनको डिसेव कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं एक तरह से। आप उनको मूर्ख बना के वो अपना धन अर्जित कर लेते हैं या जो भी कर लेते हैं। तो पुल्ड अ फास्ट वन का मतलब होता है ट्रिक करना, किसी से चाल करना, किसी तरह की चालबाजी करना या किसी को चीट करना। क्लियर। तो इनको देखते हैं बहुत डिटेल में। तो ग्रीज द पाम मतलब घूस देना या ब्राइब देना, और बड़ा आसान है ये ग्रीज पाम। पाम मतलब क्या होता है, हाथ की जो हथेली होती है उसे पाम बोला जाता है। हाथ की जो हथेली होती है, ठीक है ना, उसको पाम बोला जाता है। यानी कि आप अगर अपना हाथ बनाते हैं तो आपका जो हाथ है इसमें अगर आप अंगूठा और उंगलियों को हटा दें तो जो हिस्सा बचता है उसे बोलते हैं पाम। तो अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, शी थॉट शी वुड नॉट बी एबल टू सी द इंपॉर्टेंट फाइल्स इफ शी डिड नॉट ग्रीज द पाम्स ऑफ द ऑफिशियल्स। उसे ये लगता था, उसने हमेशा से ये सोचा था कि वो अपनी महत्वपूर्ण फाइलें नहीं देख पाएगी जब तक कि वो जो अफसर हैं, आला अफसर हैं, उनको उनकी ग्रीज द पाम नहीं करेगी, यानी जब तक उनको वो रिश्वत नहीं देगी। पुल अ फास्ट वन मतलब वही किसी को चीटिंग करना, किसी को मूर्ख बनाना, धोखे से कोई काम करवाना, ये सब यानी पुल अ फास्ट वन। यहाँ पे देखिए, शी पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू व्हेन शी सेड दैट शी हैड अ हेडेक एंड वेंट होम। ये सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस सेंटेंस में वो कह रही है शी पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू, यानी मुझे लगता है कि उसने आपको मूर्ख बनाया। शी पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू, क्यों? क्योंकि जब उसने कहा कि उसे हेडेक है, उसे सिरदर्द है, और वो घर चली गई। कहने का मतलब वो आपको बेवकूफ़ बनाकर, बहाना बनाकर सिरदर्द का घर चली गई। शी पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा एक वो है, पुल अ फास्ट ऑन समवन। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पुल अ फास्ट वन का कोई सिनोनिम आप बता सकते हैं, तो किसी व्यक्ति को आउट स्मार्ट करना, ये भी हो सकता है। अब देखिए मैं एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में चीज़ बताता हूँ। जब आप किसी शब्द के आगे आउट लगते हैं मतलब उससे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल आउट स्मार्ट करना मतलब, मान लो भाई मैं भी स्मार्ट हूँ, मैं भी बुद्धिमान हूँ, वो भी बुद्धिमान है। अब यहाँ पे स्मार्ट का मतलब क्या है, स्मार्ट का मतलब है यहाँ पे स्मार्ट होना, यानी यहाँ पे वो फैशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे
आपके लुक्स की बात नहीं हो रही, आपके कपड़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी बुद्धि की बात हो रही है। कहते हैं ना जो बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो स्मार्ट वो भी था, स्मार्ट मैं भी था, लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया, आउट स्मार्ट, यानी उसने मुझे ट्रिक कर दिया। जैसे कोई मैजिशियन होता है, कोई जादूगर होता है, आपको जादू दिखाता है, तो स्मार्ट तो हो आप, लेकिन फिर भी वो आपकी आंखों में धूल झोंक देता है, तो उसने आपको आउट स्मार्ट कर दिया। अच्छा चलिए ये बताइए, मान लो मैं भी चिल्ला रहा हूँ और मेरा दोस्त भी चिल्ला रहा है, और मुझे ये बोलना है कि भाई मैं उसे तेज चिल्लाया, यानी उसकी आवाज़ मैंने एकदम ख़त्म कर दी, तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने उसे आउट शाउट कर दिया। शाउट कर रहे थे, शाउट मतलब चिल्लाना, और किसी को आउट शाउट कर देना मतलब उसकी आवाज़ को दबा देना। मैं भी चिल्ला रहा था, वो भी चिल्ला रहा था, मैंने उसे आउट शाउट कर दिया। हमारी लड़ाई हो गई, वो लोग 4 थे और हम 6 आ गए लड़ने, तो हमने उन्हें क्या कर दिया, हमने उन्हें आउट नंबर कर दिया। आउट नंबर मतलब हमें, हमारे नंबर उनसे ज़्यादा हो गया, उनको हमने उनको हमने संख्या में कम कर दिया, उनको आउट नंबर कर दिया। तो आउट शब्द का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है हर चीज़ में, ठीक है ना। आउट स्मार्ट कर देना, किसी को मैंने आउट विट कर दिया, आउट विट। अब आउट विट मतलब क्या होता है, विट मतलब होता है आपकी बोलने की हाजिर जवाबी, ठीक है। तो पत्रकार था, पत्रकार नेता से ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहा था, एकदम परप्लेक्सिंग, एकदम बैफल कर देने वाले पजलिंग सवाल पूछ रहा था, पर नेता ने क्या कर दिया, उसको आउटविट कर दिया, एकदम चुप करा दिया। उसकी हाजिर जवाबी नेता की इतनी थी, द पॉलिटिशियन आउटविटेड द पॉलिटिशियन आउटविटेड द जर्नलिस्ट। पत्रकार को उसने आउटविट कर दिया एकदम। क्लियर। तो आउट शब्द बहुत अच्छा शब्द है और वोकेबुलरी में बहुत इस्तेमाल होता है। आउट के साथ आप जो भी लगाएंगे, आप वो काम दूसरे से बेहतर कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, अगले इडियम पे आते हैं। इफ यू आर गोइंग टू प्ले फास्ट एंड लूज, गो वर्क एट अनदर फर्म, दैट्स नॉट हाउ वी ऑपरेट हियर। अगर आप हमेशा इसी तरह से काम करते हो, तो आप जाओ जाके दूसरी कंपनी में काम करो, ये सब यहाँ नहीं चलता। दैट्स नॉट हाउ वी ऑपरेट हियर, हम यहाँ पे इस तरह से ऑपरेट नहीं करते। तो आप इसी तरह से काम करते हो, यानी कैसे, आप क्या करते हो, यू प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसका टेक्निकल मीनिंग नहीं पता होगा, तो आपको लगेगा चारों ही ऑप्शन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, तो आप सोचने लगेंगे वहाँ पे कि भाई प्ले फास्ट एंड लूज का कुछ नेगेटिव है, ये तो आप समझ गए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ के। पर देखिए यहाँ पे, टू बिहेव केयरलेसली एंड अनरिलायबली, यानी आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आप पे रिलाई नहीं किया जा सकता, आप रिलायबल नहीं हो। जिस पे रिलाई ना कर सके वो रिलायबल नहीं है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं वो रिलायबल हो जाता है, यानी आपका वो ट्रस्टी हो जाता है, ठीक है, आपका वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, टू बिहेव केयरलेसली एंड अनरिलायबली, यानी वो एकदम बिल्कुल केयरलेस, केयरलेस मतलब ध्यान ना देना, एकदम केयरलेस है, एकदम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता किसी चीज़ पे, ठीक है ना, लापरवाह को बोलते हैं केयरलेस। अनरिलायबल है, तो इस तरह बिहेव करना, तो ये भी हो सकता है। आगे कि वो दूसरों का मजाक उड़ाता है, टू मेक फन ऑफ अदर्स एंड लैक टीम स्पिरिट, उसमें टीम स्पिरिट नहीं है, उसमें एक तरह से टीम के साथ काम करने की भावना नहीं है, वो अकेले अकेले में काम करना चाहता है, स्वार्थी है, ये भी हो सकता है। टू डिसऑनर योर सीनियर, या वो अपने सीनियर का मजाक उड़ाता है, अपने जो सीनियर उनसे बदतमीजी से पेश आता है, तू तड़ाक करके बात करता है, ये भी हो सकता है। टू इंसल्ट योर जूनियर, वो अपने जूनियर को इंसल्ट करता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एकदम वैसे रहेंगे, एकदम 19-20 का फर्क होगा। अगर आप इडियम्स फ्रेजेस नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर देंगे, और ये बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब क्या होता है, अब ये भी एक इडियम है, लो हैंगिंग फ्रूट मतलब जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, अब पेड़ पे हैंगिंग मतलब होता है लटकना, अब लटकाना फांसी देने का भी मतलब हैंगिंग होता है, लेकिन वैसे नॉर्मल सेंस में जब हम करते हैं हैंगिंग मतलब होता है लटकना। अब पेड़ पे कोई फल लटके हुए हैं, कुछ नीचे लटके हुए हैं और कुछ ऊपर की तरफ है, तो आपको आसानी किस में होगी, जो नीचे हैं उन्हें फटाफट तोड़ लो। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब ये आसानी से अचीवेबल हैं, आसानी से आप इन्हें पा सकते हो। इसलिए तो कहते हैं एग्जाम में जो आता है उसे पहले कर लो, क्यों, क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट है, उसे तोड़ ही लो फटाफट, वो तो ले ही लो। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, एक पक्षी जो आपके हाथ में आ गया, वो झाड़ियों में जो दो हैं उनसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी एक इडियम है। तो आप इडियम्स को भी आपस में कनेक्ट करना शुरू कर देंगे एक बार अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बन गई। अब फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है, खिलवाड़ करना, खिलवाड़ करना, इररेस्पॉन्सिबल लापरवाही करना, इमोरल अनैतिक होना, डिसीटफुल मतलब धोखाधड़ी करना, खिलवाड़ करना कानूनों के साथ, कंपनी के कानूनों के साथ खिलवाड़ करना, एकदम लापरवाह होना, एकदम अनैतिक होना। कंपनी की नैतिकता ही आपकी नैतिकता होती है, याद रखिए, इस बात को हमेशा याद करिए, कंपनी की नैतिकता ही आपकी नैतिकता होती है। अगर आपकी नैतिकता कंपनी से अलग है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और ये सरकारी नौकरी के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है,
देखो नैतिकता क्या होती है, नैतिकता होता है कि भाई मैं कैसे किस चीज़ को सही देखता हूँ, किस चीज़ को गलत देखता हूँ, उसको नैतिकता बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो आप एक पुलिस अफसर हो और आपको आपकी ड्यूटी है कि भाई आपको कहीं पे कुछ दंगे भड़क रहे हैं तो दंगाइयों को गोली मारनी है, ठीक है। अब आपको ऑर्डर दिए गए हैं, आपके ऊपर से बॉस ने ऑर्डर दिए कि जाओ जाके दंगाइयों को गोली मार दो। आप वहाँ पे मौके पर पहुँचते हो और आप वहाँ कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो गोली नहीं मारूंगा, किसी को मारना पाप है, ये मेरी नैतिकता अलाउ नहीं करती, ठीक है। मेरे जो मोरल्स हैं जीवन में, मेरे संस्कार हैं, मेरी वैल्यूज़ हैं, वो मुझे अलाउ नहीं करती, लेकिन ये गलत कर रहे हो आप, आपकी नैतिकता वही है जो सिस्टम की नैतिकता है। तो ये वही कहना चाह रहा है कि भाई ये कंपनी के कानूनों के खिलाफ जाके काम कर रहे हो, कंपनी के कानूनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एकदम लापरवाह हो आप पे भरोसा नहीं किया सकता। आप कैसे हो, एकदम हीडलेस हो। हीड मतलब होता है किसी भी चीज़ पे ध्यान देना, हीडलेस मतलब केयरलेस, लापरवाह, जो ध्यान ही ना दे, हीडलेस। कहते हैं ना, आई डोंट पे हीड टू माई डिट्रैक्टर्स माई क्रिटिक्स, मैं अपने क्रिटिक्स पे, मेरा जो मेरी निंदा करते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। आई डोंट पे हीड टू देम, डू नॉट पे हीड टू का मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना। किस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने आलोचकों पे ध्यान दो, निंदकों पे मत दो। आलोचना और निंदा में फर्क होता है, आलोचना आपको बेहतर बनाती है, निंदा जो होती है वो हमेशा आपको पीड़ा देने के लिए की जाती है। आलोचना मतलब होता है आपकी कमियों को उजागर करना जिससे आपका भला हो, ये फर्क होता है आलोचना में और निंदा में। तो वो फास्ट एंड लूज कर रहा था, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका हो गया बिहेव केयरलेसली एंड अनरिलायबल, ये ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए, वन मोर स्टंट लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू क्लिप योर विंग्स फॉर अ कपल ऑफ वीक्स सेड माय फादर यस्टरडे। देखिए, अगर तुमने एक और हरकत ऐसी करी, वन मोर स्टंट, स्टंट मतलब यहाँ पे वो स्टंट नहीं है जो बाइक के स्टंट होते हैं, स्टंट मतलब हरकत। अगर तुमने कोई एक हरकत और ऐसी की तो मैं तुम्हारे विंग्स को क्लिप कर दूंगा 2 हफ्तों तक, ये मेरे पापा ने मुझे कल कहा। यानी कि क्लिप विंग्स कर दूंगा मतलब ये जो मैंने तुम्हें इतनी छूट दी हुई है, पंख दिए हुए हैं, तुम्हें पंख लगती है, तुम्हारे पंख काट दूंगा। क्लिप विंग्स मतलब किसी के पंख काट देना। अब यहाँ पे पंख काटने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सच में किसी के पंख काट रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आप उसकी ताकतों को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, उन पे अंकुश लगा दोगे। मान लो आप उसे पॉकेट मनी दे रहे हो हर महीने, हर हफ्ते 500 रुपये, तो पापा अगर वो 500 रुपये आपको नहीं देंगे तो क्या कर रहे हैं, आपकी ताकत को कम कर रहे हैं, आपके विंग्स को क्लिप कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी की ताकत पे अंकुश लगाना, किसी के पावर को रिस्ट्रिक्ट करना। अब यहां पे ऑप्शन देखिए, उसके क्लिप द विंग का क्या मतलब हो सकता है, टू कीप समवन एट होम, यानी कि किसी को घर में ही रखना। दूसरा, किसी को पार्टी नहीं करने देना। तीसरा, किसी व्यक्ति को कानूनों का उल्लंघन करने के लिए पीटना। या चौथा, किसी की शक्ति को कम करना। तो आंसर है टू रिस्ट्रिक्ट वंस पावर, किसी की पावर को कम करना, ठीक है, टू क्लिप द विंग्स। पर काट देना मतलब उससे उसकी आज़ादी छीन लेना, उसको अपने कंट्रोल में ले आना, उसको कंप्लायंट बना देना, ठीक है, अपने अनुसार कर देना। कंप्लायंट, याद आया कुछ, कंप्लायंट, तो कंप्लायंट बना देना, उसे थोड़ा सा ऑब्सिक्वस बना देना, थोड़ा सा अपने अनुसार करवाने के लिए मजबूर कर देना, विवश कर देना, राइट। उसको कंपेल कर देना कि आपकी बात माने, विवश कर देना, कंपेल कर देना। तो क्लिप वंस विंग्स मतलब पर काट देना मतलब किसी की शक्ति को कम करना। When the new president tried to become dictator, the general soon clipped his wings. जब नया राष्ट्रपति तानाशाह की तरह, डिक्टेटर की तरह, एक टायरेंट की तरह, एक डेस्पोट की तरह जो है बिहेवियर करने लगा। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जैसे हिटलर था तानाशाह, तानाशाही करने लगा। अरे भाई, लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया राष्ट्रपति क्या करने लगा, तानाशाही, डिक्टेटर बन गया। डिक्टेटर डिक्टेट करने लगा हमें, हम पे हुक्म चलाने लगा। टाइरेंट बन गया, TYRANT, टाइरेंट, टायरो नहीं, टाइरेंट। डेस्पॉट, डेस्पॉट मतलब अगेन तानाशाह। टायरो मतलब क्या होता है, टायरो मतलब होता है नोविस, नया 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 काम कर रहा है, बिगिनर है, अभी तो सीखा नहीं है, टायरो है, राइट, नोविस है। तो टायरो और टायरेंट में फर्क होता है। ऐसे लगते हैं भाई ये भी एक जैसा होगा, नहीं, एक जैसा नहीं है। टायरेंट मतलब होता है तानाशाह, यानी कि डिक्टेटर। डेस्पॉट, DESPOT, बहुत अच्छा शब्द है, कई बार आ चुका है। डेस्पॉट मतलब क्या होता है, और ये बार बार देखेंगे आप, न्यूज़ की हेडलाइंस देखेंगे कि सरकार जो है वो एक डिक्टेटरशिप कर रही है, वो एक जो लीडर है वो टायरेंट की तरफ काम कर रहा है, डेस्पॉट की तरह काम कर रहा है, डेस्पोटिक उसके वो हैं, ठीक है ना। उसके जो बिहेवियर है वो डेस्पोटिक बिहेवियर था। डेस्पोटिक बिहेवियर मतलब हुक्म चलाने वाला बिहेवियर था। मेरे बॉस का डेस्पोटिक बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। I had everything in the line for the party, but having the caterer cancelled on me at the last minute really put a spoke in my wheel.
देखो स्पोक क्या होता है और व्हील क्या होता है? व्हील मतलब होता है पहिया, WH व्हील मतलब पहिया। अब कभी भी पहिया आप देखेंगे तो इस तरह का पहिया होता है, यानी उसमें इस तरह की ये तारें होती हैं, इन्हें स्पोक कहा जाता है, स्पोक कहा जाता है। अब अगर मान लो आप बहुत ज्यादा स्पोक लगा दोगे तो पहिए को चलने में और दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में कोई अड़चन डाल देना, कहने का मतलब है कोई अड़चन डाल देना। जितने हैं उतने स्पोक ठीक हैं, अगर आप जबरदस्ती कोई बीच में स्पोक घुसा रहे हो तो मतलब अड़चन डाल रहे हो, राइट। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है मेरी पार्टी के लिए सब चीजें एकदम लाइन में थी। जब सब चीजें लाइन में होती है मतलब क्या है? सब चीजें एकदम व्यवस्थित थी, सब कुछ टाइम पे था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन क्या हुआ? कैटरर, मेरा जो कैटरर है, कैटरर कौन होता है? कैटरर के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन कैटरर को हम यूज करते हैं जनरली कि जो इंतजाम करे, जो लॉजिस्टिक्स को हैंडल करे, जो रसद जिसको बोलते हैं, रसद को हैंडल करे, खाने पीने को देखे, सारा इंजाम देखे, वो कैटरर है। कैटरिंग भैया आपने अपनी शादी की कैटरिंग किससे ली है? शादी का कैटरर कौन है आपका? यानी कि खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है, मेहमानों को देखने का कौन कर रहा है, पूरा लॉजिस्टिक्स, सामान का आना जाना, पूरा रसद कौन संभाल रहा है? तो कैटरर क्या हुआ? आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे, एकदम पार्टी से पहले वो कैंसिल कर दिया उसने। ही कैंसिल्ड ऑन मी एट द लास्ट मिनट, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मेरे जो पहिए है उसमें किसी ने स्पोक डाल दिया, यानी कि मेरा पहिया काम करना बंद कर दिया। तो यानी कि टू डिसरप्ट द प्रोजेक्ट, टू डिसरप्ट द प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट था, कोई चीज है, कोई काम है, उसमें बाधा पड़ गई, डिसरप्ट हो गया वो, उसमें बाधा, डिसरप्ट याद आया, डिसरप्ट हो गई वो, उसमें बाधा पड़ गई, ठीक है। आगे देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू निप दिस काइंड ऑफ बुलिंग एट स्कूल इन इट्स बड। बड क्या होता है? जब कोई पौधा फूल देने लगे तो एकदम से फूल नहीं आता, पहले फूल बहुत छोटा होता है, उसे बड बोलते हैं। अगर आप वहीं उसे काट दो तो वो फूल बनेगा ही नहीं। कहने का मतलब अगर आप किसी चीज को उसी वक्त खत्म कर दो जब वो छोटी है तो वो बड़ी होके आपको परेशान नहीं करेगी। अपना जो रोज का काम है रोज ही की रोज कर लो, ठीक है। या कोई तकलीफ है तो उसी वक्त खत्म कर दो जब वो छोटी है, वरना वो बड़ी हो जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू निप द बड, यानी कि टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में ही किसी चीज को स्टॉप कर देना, तो उसको बोलते हैं निप इन द बड। अब यहां पे वो यही कह रहे हैं, स्कूल में जो बुलिंग होती है, बुलिंग का मतलब होता है जब जो एक बच्चा दूसरे बच्चे की इंसल्ट करता है उसको बुलिंग कहते हैं। किसी भी तरह से कर सकता है। मान लो कोई गांव का बच्चा अचानक शहर में पढ़ने आ गया तो शहर के बच्चे उसकी बुलिंग करेंगे कि भाई तेरे को तो उठने बैठने का ढंग नहीं है, तेरे को बोलने का ढंग नहीं है, तेरी वॉइस में एक्सेंट है, ठीक है, तेरे को इंग्लिश सही तरीके से नहीं आती। ये सब क्या होता है? बुलिंग होता है। दूसरे का कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करना, बुलिंग करना, चिल्लाना, कई बार मारपीट करना, बुलिंग करना। तो टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग, यानी कि उसको पहले ही कुचल दो, सिर उठाते ही कुचल देना, निप इन द बड, पहले ही खत्म कर दो। किसी चीज को प्रिवेंट, रोकथाम पे जोड़ दो, इलाज पे नहीं, यानी कि उसको एकदम सीज कर दो। सीज मतलब किसी चीज को रुक जाना, प्रिवेंट करना मतलब रोकथाम करना। तो अर्ली फेज या जब बिगन हो रही है, जब शुरू हो रही है, तभी उसे खत्म कर दो, बाद में वो मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। निप इन द बड, कोई कोई नेता है अगर दंगाई भाषण दे रहा है, उसी वक्त उसको अरेस्ट करो, पुलिस मजबूत करो और वो लगाओ सेक्शन 144, वरना एक बार दंगे शुरू हो गए तो भैया नहीं कर पाओगे मैनेज। निप इन द बड, उसी वक्त, बड होते ही काट दो, फूल बनने मत दो। समझ गए निप इन द बड मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, मैनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली एनफ। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सीरियस बीमारियां जिन्हें कहते हैं असाध्य रोग, जो ठीक ही ना हो, लेकिन अगर वो पहले ही डायग्नोज हो जाएं, पहले ही हम उन्हें पकड़ लें, डिटेक्ट कर लें, तो वो निप इन द बड की जा सकती हैं, ठीक है। मैनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड, पहले ही वो लाइलाज बनने से पहले ही खत्म की जा सकती हैं। अब यहां पे देखिए, इफ द मैनेजमेंट ट्राई टू कट आवर पे, वी टू कैन पुट अ स्पोक इन देयर व्हील बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक। अगर जो मैनेजमेंट है, जो एडमिन है, वो हमारी पे कम करेगा तो हम क्या करेंगे? हम भी वी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। टेक इट लाइंग डाउन मतलब ऐसा नहीं है कि हम बदले में कोई वार नहीं करेंगे, हम भी पलटवार करेंगे। वी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, हम भी हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या करेंगे? हम भी उनके व्हील में स्पोक डाल देंगे, हम भी स्पोक डाल देंगे व्हील में, मतलब हम क्या करेंगे? हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम हड़ताल कर देंगे, तो उनका भी काम नहीं चलेगा।
राइट। तो अगर मैनेजमेंट ने हमारी पे कट करी, हमारी सैलरी कम करी, तो हम भी स्ट्राइक पे चले जाएंगे, यानी हम भी उनके व्हील में स्पोक डाल देंगे, बाधा डाल देंगे, सब चौपट कर देंगे। तो पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब क्या होता है? टू डिसरप्ट द प्रोजेक्ट, बाधा डाल देना। और निप इन द बड, आप समझ गए। और एक बात याद रखिए, जो बहुत ही लिटरल मीनिंग होगा ना, वो कभी आंसर नहीं होगा। तो आप 2-3 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, निप इन द बड का एक मीनिंग दिया है कि स्कूल में बुलिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पेरेंट्स को बता देना। जब भी ऑप्शन में आंसर होगा तो कभी उस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत लिटरल नहीं होता, वो मीनिंग उसका छुपा होता है। अब आप अगर किसी को बोल रहे हो लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या है? कि आप सच में लोहे के चने चबा रहे हो? नहीं, मतलब लोहे के चने चबाना, आप समझ गए, बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरना, लोहे के चने चबा रहा है भाई। ठीक है। अब यहां पे लिखा है कि वो उसके पेरेंट्स को बता देंगे, निप इन द बड, नहीं, पेरेंट्स इससे मतलब ही नहीं है जो लिखा है। ठीक है। दूसरा है फर्म एक्शन लेना, सख्त कदम, सख्त एक्शन लेना, टू टेक फर्म एक्शन। तीसरा है उस एक्शन को तुरंत रिपोर्ट कर देना, या चौथा किसी चीज को स्टार्टिंग में ही रोक देना। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। क्योंकि अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो आप सोचोगे यार बी और सी भी लग रहा है मुझे तो, क्योंकि बी और सी में भी ये सिचुएशन तो सॉल्व हो रही है। अगर बुलिंग मान लो स्कूल में रोकनी है, तो या तो तुरंत एक्शन लो या उसको रिपोर्ट करो। लेकिन इनका मतलब ही नहीं है, इस चीज से मतलब ही नहीं है कोई बुलिंग हो रही है नहीं हो रही। इसका तो बस एक आपको सेंटेंस में दे दिया कि भाई उस तक समझने की कोशिश करो क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है। तो एकदम उसी पे आपको स्थिर रहना है कि जो मतलब है किसी चीज को शुरू में ही खत्म कर देना, यानी टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग। अब क्लियर हुआ इडियम्स एंड फ्रेजेस में नंबर क्यों कटते हैं। अब आगे देखिए, बीइंग अ मैन ऑफ लेटर्स आवर प्रोफेसर कैन इजीली स्पीक फॉर आवर्स ऑन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। हमारे जो प्रोफेसर हैं वो मैन ऑफ लेटर्स हैं। मैन ऑफ लेटर मतलब क्या होता है? वो बहुत ही स्कॉलरली हैं, एक दार्शनिक की तरह है, एक फिलोसोफर की तरह है, इतना ज्ञान है उन्हें। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, एक ऑथर की तरह है, साहित्यिक गुण उनमें बहुत ज्यादा है, साहित्य बहुत पढ़ते हैं, साहित्य का ज्ञान बहुत है। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर मतलब जिसे साहित्य का ज्ञान बहुत होता है, जो एक तरह लेखक एक तरह का होता है। तो वो शेक्सपियर की लिखी कविताओं के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में घंटों तक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैन ऑफ लेटर्स हैं। तो मैन ऑफ लेटर मतलब क्या कोई फेमस व्यक्ति? नहीं। राइटर, टीचर या स्कॉलर? तो आंसर है स्कॉलर। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है साहित्यिक व्यक्ति, स्कॉलरली व्यक्ति, बहुत ज्यादा ज्ञान जिसको होता है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? स्कॉलरली व्यक्ति थे, साहित्यिक व्यक्ति थे। अब यहां पे आपको लग सकता है लेखक, नहीं, लेखक नहीं, मैंने कहा डायरेक्ट मीनिंग कभी नहीं होगा। मैन ऑफ लेटर मतलब नहीं है कि लेखक, और अगर वो खुद लेखक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शेक्सपियर के बारे में भी जानते होंगे, बिल्कुल नहीं। मैं भी लेखक हूं, मेरी भी किताब आ रही है, पर मुझे शेक्सपियर के बारे में कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बहुत बेसिक पता है लेकिन। तो लेखक होने का मतलब ये नहीं है कि आप साहित्यिक ज्ञान आपको हो गया, उसके लिए साहित्य पढ़ना पड़ेगा, यानी स्कॉलरली वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो आंसर है स्कॉलर। अगला वाला देखिए, राहुल्स लॉयर प्रॉमिस दैट ही वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन ट्राइंग टू फाइंड मोर एविडेंस टू हेल्प हिज केस। पूरी शक्ति झोंक देना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मान लो 10 पत्थर पड़े और किसी ने आपको कह दिया भाई इनमें से किसी पत्थर के नीचे सोना है, तो आपने 6 पत्थर, पूरी शक्ति लगा दी पत्थर को हिलाने में, क्या पता नीचे सोना हो। तो आप थक गए, लेकिन अभी भी 4 पत्थर आपको खिसकाने हैं, तो थक गए। आर यू टायर्ड? नो, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब मैं किसी भी पत्थर को पलटने से पहले नहीं छोड़ूंगा, अनटर्न करने से पहले नहीं छोड़ूंगा, उसको अपसाइड डाउन टर्न करने से पहले नहीं छोड़ूंगा। तो यहां पे लिखा है राहुल के जो वकील हैं, राहुल के जो लॉयर हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपनी पूरी जान लगा देंगे, वो और सबूत जुटाएंगे जिससे वो केस जीत जाएं, यानी वो अपनी पूरी शक्ति झोंक देना, उसको बोलते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न। तो यहां पे देखिए 2-3 तो आप पहले निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू रीड एवरी डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, अब नहीं, कोई लिटरल नहीं है तो डॉक्यूमेंट वगैरह कोई मतलब नहीं है। हार्ड वर्क करना, अगेन नहीं। इंफॉर्मेशन गैदर करना, नहीं। टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर चीज जो संभव हो वो करना, तो आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर? तो लीव नो स्टोन अंडर, कोई कसर बाकी ना छोड़ना। यहां पे देखिए, द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हिज टीम वुड लीव, यहाँ पे टोल्ड भी होना चाहिए, द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर टोल्ड दैट हिज टीम वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन नैबिंग द मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट कौन होता है? मिसक्रिएंट होता है जो क्रिमिनल होता है, जो जो असामाजिक तत्व होता है, उसको बोलते हैं मिसक्रिएंट। जो समाज में दंगा फैलाए, गलत काम करे, मिसक्रिएंट है। तो वो नैब करेंगे, नैब करेंगे मतलब उसको पकड़ लेंगे,
उसको अपने आगोश में ले लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको डिटेन कर लेंगे, उसको कैद कर लेंगे, इम्प्रिजन कर लेंगे, उसे इम्प्रिजन कर लेंगे, उसको इम्यूर कर देंगे, चार दीवारियों में कैद कर देंगे। किसको? मिसक्रिएंट को, गैर सामाजिक तत्व को, गलत काम करने वाले को। ये किसने कहा? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने। जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसने कहा नैब करेंगे उसे, मिसक्रिएंट को, उसको इम्यूर कर देंगे, चार दीवारों में कैद कर देंगे, इम्प्रिजन कर देंगे, जेल में डाल देंगे, डिटेन कर देंगे उसे। अब यहां पे एक पैरा है आपके लिए, पहले आप खुद अभ्यास करिए, फिर रोकिए वीडियो को, पॉज करिए और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि एंड राज, दो दोस्त थे, रवि और राज। दे यूज टू वर्क इन द सेम कंपनी, वो एक ही कंपनी में काम करते थे। ठीक है, यूज टू वर्क मतलब करते थे। रवि वॉज हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग फास्ट एंड लूज। जो रवि था उनमें से, रवि की आदत थी, वो हमेशा फास्ट एंड लूज प्ले करता था, मतलब लापरवाह था, कंपनी के हिसाब से नहीं चलता था, अनुशासनहीन था, अनुशासन में नहीं रहता था, डिसिप्लिन नहीं था उसमें, तो फास्ट एंड लूज प्ले करता था। ठीक है। His palm was greased by someone and he often feathered his own nest. वो अक्सर रिश्वत लेता था, उसकी पाम कोई ना कोई ग्रीज कर देता था, वो अक्सर रिश्वत लिया करता था और वो बेईमान तरीके से धन कमाता था, यानी कि he often feathered his own nest. इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, जो राज था वो कैसा था? He never pulled a fast one on any person. उसने कभी किसी को चीट नहीं किया। He never pulled a fast one. किसी को ट्रिक नहीं किया, वो धूर्त नहीं था, किसी को उसने मूर्ख नहीं बनाया, किसी को उसने फूल नहीं बनाया। ठीक है। He was a man of letters. वो एक साहित्यिक व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, दार्शनिक व्यक्ति था। Who left no stone unturned to get that job. उसने उस जॉब को लेने के लिए पूरी अपनी शक्ति लगा दी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। After some months, there came a time when the company started to move into the clutches of recession. कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, after some month, एक समय ऐसा आया, there came a time when the company started to move into the clutches of recession. जब कंपनी जो है वो रिसेशन में जाने लगी, मंदी आ गई, यानी कि उसने जकड़ लिया। क्लचेस मतलब क्या होता है? जब कोई चीज आपको जकड़ ले, क्लच कर ले, क्लच, यानी मंदी ने कंपनी को जकड़ लिया। उस वक्त क्या हुआ? एट दैट टाइम क्या हुआ? द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ले ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू सेव द कंपनी फ्रॉम टर्निंग टर्टल। जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, कंपनी का एडमिन है, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो एम्प्लॉइज को, कर्मियों को, जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें ले ऑफ करेंगे, यानी उन्हें नौकरी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे वो कंपनी को बचा सकें फ्रॉम टर्निंग टर्टल, यानी कंपनी को खत्म होने से बचा सकें, कंपनी को अपसाइड डाउन होने से बचा सकें, कंपनी को डैमेज होने से बचा सकें। क्योंकि मंदी है तो सैलरी कैसे देंगे? कमाई तो है नहीं, सैलरी कैसे देंगे? तो कंपनी टर्न हो जाएगी, यानी कि कंपनी खत्म हो सकती है। It was decided that every employee had to do an assignment and only the competent ones would survive in that race. यह डिसाइड किया गया कि हर एम्प्लॉई को, हर कर्मी को, हर कर्मचारी को एक असाइनमेंट दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा, एक कार्य दिया जाएगा, और सिर्फ जो कॉम्पिटेंट है, जो स्किल्ड है, जो कुशल है, जो निपुण है, वही सर्वाइव कर पाएगा उस रेस में। अब रवि और राज में कितना फर्क था? असली मेहनती कौन था? राज। रवि कैसा था? रवि तो लापरवाह था। आफ्टर गेटिंग द प्रेरेक्विजिट मतलब क्या होता है? अनिवार्य चीजें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर बांटता हूं, एग्जाम है, मैंने पेपर बांट दिया, अब मैंने कहा ये अनिवार्य है कि आप पेपर पे अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, यानी अनिवार्य चीजें जो करनी ही पड़ेंगी, प्रेरेक्विजिट, इनके बिना काम नहीं चलेगा, कस्टमरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, आप इन्हें करने के लिए बाध्य हो। तो आफ्टर गेटिंग द प्रेरेक्विजिट एवरीवन गॉट बैक टू हिज टास्क। तो जब सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई, उसके बाद हर एक ने वो असाइनमेंट शुरू करा। कंपेल्ड बाय हिज ओल्ड हैबिट, रवि स्ट्रेटेजाइज टू निप द अदर्स असाइनमेंट्स इन देयर बड। अब रवि तो भाई रवि था, रवि तो वही था, अपना पुरानी आदतें कहाँ जाती हैं? ठीक है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जो होती हैं वो जाती नहीं है। तो कंपेल्ड मतलब क्या है? विवश हो गया अपनी पुरानी आदतों से, वो विवश था अपनी पुरानी आदतों से। क्या किया उसने? दूसरों का असाइनमेंट क्या करने की कोशिश करी? निप इन द बड। समझ गए? दूसरों का असाइनमेंट खराब करने की कोशिश करी उसने, दूसरों के उसमें बाधा डालने की कोशिश करी। इन हिज एफर्ट्स टू पुट अ स्पोक इन अदर्स व्हील, उसने दूसरों के व्हील में स्पोक डालने की कोशिश करी, दूसरों के उसमें काम में अड़चन डालने की कोशिश करी, लेकिन इस प्रोसेस में वो अपने ही विंग्स क्लिप करवा बैठा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने उसे पकड़ लिया, मैनेजमेंट ने उसे स्पॉट कर लिया, मैनेजमेंट को पता चल गया, मैनेजमेंट स्पॉटेड हिम डूइंग सम विकेड डीड। विकेड डीड मतलब होता है बुरा कार्य, डीड मतलब कैसा होता है? बुरा कार्य, डीड मतलब कार्य, बुरा कार्य मतलब विकेड, विकेड मतलब शैतान,
नॉटी, शैतान, विकेट डीड कर रहा था, गलत काम कर रहा था, गलत काम करते हुए उसे पकड़ लिया गया। इसलिए हमेशा कैसे काम करने चाहिए? गुड डीड्स करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, तो ये पैरा है, आप एक बार और पढ़िए खुद से, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो ये था हमारा इडियम्स फ्रेजेस का वीडियो। आपका इस पे जो भी फीडबैक है मुझे जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस के दूसरे वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगा समय समय पे। वीडियो नंबर 7 में हम नॉर्मल वोकैबुलरी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।